तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश और परसों वाली क्लास में हमने महाराणा मोकल के बारे में पढ़ा था और आज हम उनके पुत्र महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे जिनका शासनकाल 1433 से 1468 के मध्य है। लेकिन महाराणा कुंभा पढ़ने से पहले हम परसों वाली क्लास का रिवीजन करेंगे क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो परसों वाली क्लास में हमने महाराणा मोकल के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि महाराणा मोकल उनके पिता का नाम महाराणा लाखा या लखसिंह था, इनकी माता का नाम हंसाबाई था और इनके जो प्रथम संरक्षक थे वो कुंवर चुंडा को बनाया जाता है। और कुंवर चुंडा पर जब हंसाबाई संदेह करती है, शक करती है, तो ये बात जब कुंवर चुंडा को पता चलती है तो कुंवर चुंडा चले जाते हैं मांडू के होसंग शाह के पास और उसके बाद में हंसाबाई दूसरा संरक्षक मोकल का बनाती है अपने भाई रणमल को और रणमल दूसरा संरक्षक बनता है। उसके बाद में जब मोकल बड़ा होता है तो वो कई निर्माण कार्य करवाता है। तो हमने निर्माण कार्य भी पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि परमार राजा भोज था, उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था, लेकिन मोकल ने उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और उस मंदिर का नाम रख दिया समिधेश्वर मंदिर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि महाराणा मोकल ने चित्तौड़ में द्वारिकानाथ का मंदिर बनवाया था, विष्णु मंदिर था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि महाराणा मोकल ने अपने भाई बाघ सिंह की याद में बाघेला तालाब का निर्माण करवाया था और उसने एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर था उसके प्रकोटे का निर्माण करवाया था। प्रकोटा यानी भींत दीवार यानी चारों ओर दीवार बनवा दी थी। और उसके अलावा हमने पढ़ा था कि महाराणा मोकल की एक पत्नी थी गोराम्बिका, उसकी याद में उसने बावड़ी का निर्माण करवाया था। अब उसके बाद हमने पढ़ा था श्रृंगी ऋषि अभिलेख जो कि 1428 का है और ये कैलाशपुरी उदयपुर के पास में ही हमें मिला है। कौन सा अभिलेख? श्रृंगी ऋषि अभिलेख 1428 का है, महाराणा मोकल के समय का है। इससे जानकारी क्या मिलती है? तो इसमें हमें जानकारी मिलती है कि महाराणा मोकल ने अपनी पत्नी गोराम्बिका की याद में बावड़ी का निर्माण करवाया। साथ में मोकल ने एकलिंगनाथ जी के प्रकोटे का निर्माण करवाया और इस अभिलेख से हमें राणा हमीर से लेके महाराणा मोकल तक की जानकारी मिलती है। और इस अभिलेख में हमें ये भी जानकारी मिलती है कि महाराणा लाखा या लखसिंह जो कि मोकल के पिता थे, उन्होंने गया, प्रयाग और काशी जो क्षेत्र थे, धार्मिक क्षेत्र थे, इनका कर माफ़ करवा दिया था, यानी कर मुक्त इन क्षेत्रों को करवा दिया था। उसके बाद हमने 1428 का रामपुरा का युद्ध पड़ा था जो कि महाराणा मोकल और सामने कौन थे उनके, नागौर का फिरोज खां और गुजरात का अहमद शाह, दोनों को महाराणा मोकल इस युद्ध में हराते हैं। और इसके बाद में जो गुजरात का अहमद शाह था वो बदला लेने के लिए 3433 में फिर से आक्रमण करता है और मोकल उसको जिलवाड़ा में रोकने जाते हैं। तो उस वक्त जो महाराणा क्षेत्र सिंह या खेता, उनकी जो दासी थी कर्मा खातिन, उसके दो पुत्र थे चाचा और मेरा, वो मोकल की हत्या कर देते हैं। और ये हमने बातें की थी। और मोकल के मैंने आपको वास्तुकार बताए थे, फना, मना, बिसल, ये कौन थे? मोकल के वास्तुकार थे। और मोकल के जो दरबारी विद्वान थे वो कौन थे? तो योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट, ठीक है। इतनी बातें हमने जो परसों वाली क्लास में की थी। आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बारे में जिनका शासनकाल 1433 से 1468 तक है। महाराणा कुंभा, अगर मैं महाराणा कुंभा को कहूँ कि ये मेवाड़ के सर्वगुण संपन्न राजा हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको बताऊं कि महाराणा कुंभा है, उन्हें कटार, कलम, कला तीनों का त्रिवेणी माना जाता है। यानी महाराणा कुंभा कटार, कलम और कला के क्या है? त्रिवेणी है। यानी उनमें तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों का क्या है? संगम है उनमें। अब कैसे? जैसे कटार की बात करें तो याद रखिएगा, पहले मैं आपको बता दूं कि महाराणा कुंभा है, उनको कटार, कलम, कला तीनों की त्रिवेणी कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि कटार, कलम, कला का त्रिवेणी किस शासक को कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। और कटार का धनी याद रखिएगा अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें हैं, ये महाराणा कुंभा में योग्यताएं थी और इन तीनों चीज़ों की बदौलत हम क्या हैं? महाराणा कुंभा को पूरा कवर कर सकते हैं और हम क्रमबद्ध यानी व्यवस्थित अध्ययन कर सकते हैं महाराणा कुंभा का। कैसे? जैसे कटार का मतलब युद्ध, तो हम इनके युद्ध अभियान पढ़ सकते हैं, युद्ध अभियान, या मैं कहूँ कि जो विजय अभियान है इनके, विक्ट्री कैंपेन है, वो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में कलम, तो कलम में इनके साहित्यिक रचनाएं हैं वो पढ़ सकते हैं, साहित्यिक रचनाएं। और इसके अलावा इनके जो दरबारी विद्वान हैं यानी कोर्ट स्कॉलर हैं, उनके भी हम साहित्यिक रचनाएं हैं वो पढ़ सकते हैं। और कला, यानी कला में हम इनके निर्माण कार्य,
या फिर मैं और अच्छा शब्द यूज करूं तो हम इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार हम कुंभा को पढ़ते हैं। तो अब याद रखिएगा, कुंभा क्या है? कटार, कलम, कला के त्रिवेणी है। और इन तीनों चीज़ों से हम कुंभा को व्यवस्थित या क्रमबद्ध करके पढ़ सकते हैं। यानी पहले हम पढ़ेंगे इनके जो जितने भी युद्ध अभियान हैं, और यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। और अगले वाली क्लास में हम पढ़ेंगे ये जो कलम यानी साहित्यिक रचनाएं हैं कुंभा की, या फिर इनके जो कोर्ट स्कॉलर दरबारी विद्वान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कल्चरल जो अचीवमेंट्स है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इनके युद्ध अभियान, या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक समस्या या उपलब्धियां पढ़ेंगे, यानी स्टार्टिंग चैलेंजेस, या फिर हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग अचीवमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले कुंभा को क्या करना था? अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना था। तो इसलिए उन्हें चाचा और मेरा को मारना था। तो महाराणा जो कुंभा है सबसे पहले अपने जो पिता मोकल है उनकी मृत्यु का बदला लेते हैं। और रणमल और राघवदेव, यहाँ पे राघवदेव याद रखिएगा नाम, ये कुंवर चुंडा के भाई थे। इन दोनों को चाचा और मेरा के विरुद्ध भेजते हैं। कौन? महाराणा कुंभा। और रणमल और राघवदेव यहाँ पे चाचा और मेरा को मार देते हैं। ठीक है, चाचा और मेरा को कौन मार देते हैं? रणमल और राघवदेव, जो कि कुंभा ने सेना भेजी थी। किसके नेतृत्व में? रणमल और राघवदेव के नेतृत्व में महाराणा कुंभा ने सेना भेजी, जो सेना चाचा और मेरा को मार देती है। लेकिन यहाँ पे जो मेहपा पंवार और जो चाचा का एक पुत्र था एका, ये दोनों क्या करते हैं? यहाँ से भागकर चले जाते हैं मांडू। कहाँ चले जाते हैं? मांडू या मालवा। मांडू या मालवा एक ही बात है, क्योंकि मालवा की राजधानी हुआ करते थे मांडू। तो इसलिए जो राजा कहाँ पे बैठे? राजधानी में। तो जो भी लोग जाते थे वो जाते मांडू, क्योंकि राजा से मिलना होता था। और ये किसकी शरण में गए? तो मालवा के राजा के शरण में, और या मालवा के सुल्तान के शरण में। तो मालवा का सुल्तान कहाँ पे बैठता है? राजधानी में। राजधानी कौन है? मांडू। तो यहाँ पे मांडू चले गए। ये कौन? एका और मेहपा पंवार। एका याद रखिएगा चाचा का पुत्र था। तो ये आ जाते हैं मांडू या मालवा के सुल्तान के पास। और सुल्तान कौन था? तो महमूद खिलजी फर्स्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा इतनी बातें। अब हम पढ़ते हैं दूसरा, बूंदी विजय। ठीक है, तो पहली बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कुंभा ने रणमल राघवदेव के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसने चाचा और मेरा को मार दिया। लेकिन चाचा का पुत्र एका और मेहपा पंवार दोनों चले जाते हैं मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट के पास। ठीक है, ये इतनी बातें याद रखिएगा। अब दूसरी बात करता हूँ मैं, बूंदी विजय करते हैं कुंभा 1435 और 36 के मध्य ये घटना है। और बूंदी विजय, उसमें बूंदी पर हाड़ा शासकों का क्या होता? अधिकार होता था। यानी हाड़ा शासक वहाँ पे अधिकार या शासन करते थे। तो इसलिए हम इसे हाड़ौती विजय भी कह सकते हैं, हाड़ौती विजय। ठीक है, तो हाड़ौती विजय कुंभा ने कब की? 1435-36 में। और यहाँ का राजा हुआ करता था बेरीसाल। तो हाड़ा शासक बेरीसाल को यहाँ पे हराता है कौन? रणमल, क्योंकि रणमल के नेतृत्व में सेना भेजी थी। आगे हम पढ़ेंगे रणमल किस प्रकार मेवाड़ में अपना प्रभाव बढ़ाता है, और बाद में ये मेवाड़ को हथियाने की कोशिश करता है, और ये किस प्रकार मारा जाता है ये भी हम पढ़ेंगे आगे। तो याद रखिएगा हाड़ौती विजय किसके नेतृत्व में महाराणा कुंभा ने सेना भेजी? तो रणमल के नेतृत्व में। और बूंदी का जो हाड़ा शासक कौन था? तो बेरीसाल को हराकर बूंदी या हाड़ौती पर कब्जा कर लिया। किसने? महाराणा कुंभा ने। यह घटना लगभग 1435-36 की है। ठीक है, ये सन आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सारंगपुर युद्ध। अब देखिएगा सारंगपुर युद्ध कब का है? तो 1437 ईस्वी का है। ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपको बताया चाचा और मेरा का दमन करने के लिए महाराणा कुंभा ने किसको भेजा? रणमल और राघवदेव को। और मैंने आपको बताया था कि चाचा का पुत्र था एका, और उनके साथ एक और था बंदा मेहपा पंवार। दोनों चल जाते हैं मांडू या मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट के पास। तो एक कारण तो ये था सारंगपुर युद्ध का, क्योंकि कुंभा ने कहा कि जो चाचा का पुत्र एका है और मेहपा पंवार है, इनको मेरे हवाले कर दे। कौन? मालवा का सुल्तान। तो ये शर्त रखी। तो मालवा के सुल्तान ने ये शर्त अस्वीकार यानी स्वीकार नहीं करी। तो इस कारण ये युद्ध का एक कारण बनता है। और ये युद्ध किस किस के मध्य होता है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, महाराणा कुंभा वर्सेस कौन है? महमूद खिलजी
फर्स्ट, याद रखिएगा महमूद खिलजी फर्स्ट है। तो दोनों के मध्य युद्ध होता है। कारण कोजेज क्या है इस युद्ध के, कारण क्या है? तो मैंने एक कारण आपको बताया कि महाराणा कुंभा ने एका और महपा पवार की मांग की कि मुझे दे दीजिए, लेकिन ये मालवा का सुल्तान था, इसमें अक्कड़ थी, तो इसने नहीं दिया। तो एक तो ये आक्रमण ये युद्ध का कारण बना। दूसरा कारण ये था कि कोई भी राजा है तो आप सभी जानते हैं उसकी साम्राज्यवादी नीति होती है, विस्तारवादी नीति होती है, तो वो हम कारण कह सकते हैं साम्राज्यवादी नीति। और तीसरा कारण ऐसा माना जाता है कि महमूद खिलजी का जो मालवा था उसमें एक बंदे ने विद्रोह कर दिया, उसका नाम था उमर खां, याद रखिएगा उमर खां। और उमर खां ने विद्रोह करके सारंगपुर पर अधिकार कर लिया। ये जो सारंगपुर का युद्ध है, सारंगपुर पर अधिकार कर लिया किसने? उमर खां ने। और सारंगपुर पर जब उमर खां ने अधिकार किया तो उसमें कुंभा ने सहायता की थी किसकी? उमर खां की। तो इस बात से भी महमूद खिलजी फर्स्ट है वो नाराज था, ठीक है। तो ये भी एक कारण है, यानी महमूद खिलजी का जो विद्रोही था उमर खां, उसने सारंगपुर पर अधिकार किया, तब कुंभा ने सहायता दी। अब कुंभा के जो विद्रोही हैं उनको यहाँ पे महमूद खिलजी शरण दे रहे हैं। दोनों ये युद्ध का कारण बनते हैं। तो याद रखिएगा 3 कारण थे इसके युद्ध के। और ये युद्ध होता है किन किन के बीच? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच। और महाराणा कुंभा इस युद्ध में विजय होते हैं, और विजय होते हैं तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर का निर्माण कराते हैं। और जब हम सांस्कृतिक उपलब्धियां कुंभा की पढ़ेंगे तो विजय स्तंभ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि सारंगपुर जो विजय है या युद्ध है, इसमें विजय के बाद महाराणा कुंभा है वो विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं या विक्ट्री टावर का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। युद्ध के कारण याद रखिएगा, जो बड़े एग्जाम है उनमें कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सारंगपुर युद्ध के कारण क्या थे, तो 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जो बड़े एग्जाम होते हैं, जो लिखित एग्जाम होते हैं, उनमें आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिए घटना शानदार सी आती है, रणमल की हत्या। अब रणमल की हत्या क्यों की गई? तो ये घटना है 1438 की, यानी रणमल की हत्या कब की गई? 1438 की। सारंगपुर युद्ध कब हुआ? तो 1437 में। ये ऊपर 35-36 की घटना है, ठीक है। वैसे ये याद नहीं रखनी होती क्योंकि सन इतना महत्व नहीं होता है इतिहास में, बल्कि घटनाओं का महत्व होता है। जहाँ पे रणमल की हत्या देखिएगा 1438 में हुई। अब रणमल मैंने आपको बताया था कि जब चाचा मेरा का दमन करने के लिए कुंभा ने सैनिक जो भेजे थे, उसमें राघवदेव और रणमल दोनों सेनापति थे। और बूंदी विजय में भी रणमल अकेला सेनापति था। तो यानी धीरे धीरे रणमल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और महाराणा कुंभा का जो संरक्षक था वो भी कौन था? तो रणमल था। ये भी बात याद रखिएगा। और मैंने आपको आई थिंक वो महाराणा कुंभा के पिता और माता का नाम नहीं बताया, तो यहाँ पे अभी मैं आपको बता देता हूँ। महाराणा कुंभा उनके जो पिता थे मोकल, स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया था। और इनकी जो माता का नाम था सौभाग्य देवी। ये कौन थी? तो ये परमार रानी थी किसकी? मोकल की। और परमार रानी जो सौभाग्य देवी थी, इनकी कोख से महाराणा कुंभा का जन्म होता है। तो याद रखिएगा, पिता कौन है? महाराणा मोकल, माता कौन है? सौभाग्य देवी। और संरक्षक बनता है इसका मोकल, यानी महाराणा कुंभा के संरक्षक कौन बनते हैं? तो रणमल। अब हम घटना पढ़ रहे हैं रणमल की हत्या। तो अब देखिएगा रणमल धीरे धीरे मेवाड़ में अपना जो प्रभाव या स्थान है वो स्थापित करता जा रहा था। और रणमल है वो राठौड़ीकरण कर रहा था मेवाड़ में जाके, यानी जो मारवाड़ वाले जो राठौड़ शासक थे उनको, या जो उनके साथी थे उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर ये स्थापित कर रहा था। और धीरे धीरे ये मेवाड़ हथियाना चाहता था। तो ये इसका विरोध कर रहे थे, जो मेवाड़ी सरदार थे वो इस रणमल का विद्रोह कर रहे थे या विरोध कर रहे थे। और इनमें मुख्य बंदा था राघवदेव। अब राघवदेव मैंने आपको ऊपर बताया था कौन था, तो ये कुंवर चुंडा का भाई था राघवदेव। तो रणमल का मेवाड़ में विरोध करने वाला बंदा कौन था? तो राघवदेव। तो इसलिए रणमल राघवदेव की हत्या करवा देता है, ठीक है। तो ये भी एक घटना थी। इसके अलावा याद रखिएगा राघवदेव की हत्या कौन करता है? रणमल करवा देता है। अब देखिएगा एक घटना यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ कि रणमल खागड़ आदमी था, ठीक है, बड़ा 7 फुट का आदमी था। और ये क्या कर रहा था, इसकी एक प्रेमिका थी भारमली, जो कि दासी थी, यानी जो महाराणा जो कुंभा है उनकी माता जी थी सौभाग्य देवी, उनकी दासी थी कौन? भारमली। और भारमली किसकी प्रेमिका थी? तो आपकी
रणमल की। ठीक है, तो यहाँ पे रणमल अकेला रूम में बैठा हुआ था और छोटे छोटे लिटिल पैंक मार रहा था और भारमली का इंतजार कर रहा था। ये कहानी है, सुनिएगा। भारमली का इंतजार कर रहा था। भारमली उस दिन लेट हो जाती है और जब भारमली आती है तो रणमल कहता है कि तू लेट कैसे हो गई, यहाँ पे जान लिख रही है, तू लेट कैसे हो गई। तो भारमली ने जवाब दिया कि रानी थोड़ी हूँ कि मैं यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाऊँ जल्दी से, मैं तो दासी हूँ, तो छुट्टी मिले तभी आया जाए। तो इस बात पे रणमल ऐसे छोटे छोटे लिटिल पैंक मार रहा था। तो रणमल ने कहा एक दिन चित्तौड़ की रानी बनाऊंगा तुझे और इन मेवाड़ वालों को सारों को मार के मैं यहाँ का राजा बन जाऊँगा। इस प्रकार से बातें रणमल करता है भारमली के सामने। भारमली ये बात जाके सौभाग्य देवी को बताती है, क्योंकि रणमल जो भारमली थी वो मेवाड़ की थी, तो भारमली में भी अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम था। तो वो सौभाग्य देवी को क्या है जाके ये बात बताती है कि रणमल ऐसे ऐसे बातें करता है। तो सौभाग्य देवी हंसाबाई से कहती है, हंसाबाई कौन, तो कुंभा की दादी। ठीक है, तो उनको ये बातें पता चलती है कि रणमल ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रहा है। और यहाँ पे भारमली देखिए अपने प्रेम और मातृभूमि में दोनों में से मातृभूमि को तवज्जो देती है और मातृभूमि को चुनती है, अपने प्रेम से बढ़कर मानती है मातृभूमि को। तो यहाँ पे भारमली भी एक अच्छी महिला स्त्री थी, तो याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा हम आपको घटना सुना रहा हूँ। ये सारी घटना जब हंसाबाई सौभाग्य देवी उनको पता चला तो उन्होंने कुंवर चुंडा को याद किया। कुंवर चुंडा कहाँ पे, तो मांडू में। और मांडू में कुंवर चुंडा के साथ एक बंदा और था, कुंवर चुंडा उनके साथ एक बंदा और था, उसका नाम था अजमल। तो ये दोनों आते हैं कहाँ पे, मेवाड़ में। जब इनको पता चलता है और कुंवर चुंडा को जब और पता चलता है कि रणमल ने राघव देव की हत्या कर दी है, तो कुंवर चुंडा का भाई था कौन, राघव देव, तो रणमल पर और ज़्यादा गुस्सा आता है किसको, कुंवर चुंडा को। तब ये कुंवर चुंडा और साथ में इनके बंदा आता है अजमल, दोनों आते हैं और भारमली को कहते हैं कि तू रणमल को शराब पिला और बेहोश कर दे, उसके बाद में हम देख लेंगे। तो भारमली रूम में बैठी और उस समय देसी चलती थी और अंग्रेजी होती नहीं, तो इसलिए भारमली 2 हथकड़ की बोतलें बड़ी बड़ी लेके बैठी और रणमल बाहर से आया और रणमल ने थोड़ी थोड़ी लिटिल पहले ही ले रखी थी बाहर से। तो आया तो उसमें भारमली ने थोड़ा रोमांटिक मूड दिखाया और रणमल को शराब पिलाने लगी। और रणमल खागड़ आदमी, तो उसने एक बोतल से तो क्या हुए, तो दूसरी बोतल आई और दूसरी बोतल भी रणमल पी गया और रणमल हो जाता है बेहोश। तो रणमल बेहोश हो जाता है तो रणमल की जो पगड़ी थी उसको उतार के भारमली उसको चारपाई पे लेटा के बांध, यानी लेट जाता है वो, अपने आप बेहोश हो जाता है, तो बांध देती है और फिर बुलाती है कुंवर चुंडा और अजमल को और साथ में और जो मेवाड़ी जो समर्थक थे या इनके जो मेवाड़ी सहयोगी थे कुंवर चुंडा या अजमल के, तो वो आते हैं और रणमल बेहोश, तो उसको छाती में छुरों से उसको मारा जाता है। लेकिन रणमल खागड़ आदमी, तो जैसे ही छुरे लगे तो वो तो खड़ा हो गया और पास में रणमल के कहते हैं कि लोटा पड़ा था, तो रणमल ने एक के भोड में दिया लोटा। कहते हैं कि 2 जो मारने वाले थे उनको रणमल ने लोटे से मार दिया था, यानी भोड में लोटा मारा। भोड का मतलब आप समझते हो सिर, तो सिर में 2 को लोटा मार के वहाँ पे क्या है कि 2 लोगों को मार देता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बंदे थे तो रणमल को वहाँ पे मार दिया जाता है। 1438 में रणमल की हत्या कर दी जाती है। अब जैसे ही रणमल की हत्या होती है तो एक डोम, अब डोम देखिएगा यहाँ पे डोम, अब डोम कौन होता है, जो कि जो सूचना देने वाला, यानी जो गायक था ये डोम कोई, जो यानी ऊपर चढ़ के, यानी मेवाड़ के जो किले हैं उनके ऊपर चढ़ के जो कोई सूचना देनी होती थी उस वक्त ये सूचना देता था। तो जब डोम को पता चलता है कि रणमल की हत्या कर दी है कुंवर चुंडा और अजमल और उनके साथियों ने, तो ये बात डोम ऊपर चढ़ के, यानी ऊपर उसके जो दीवार वगैरह या ऊंची जो जगह थी गढ़ में, तो उसमें चढ़ के, और ये डोम एक दोहा बोलता है और शानदार दोहा बोलता है। बोलता क्या है कि चुंडा अजमल आविया मांडू सूधक आग, यानी मांडू से आग बबूले होकर कुंवर चुंडा और अजमल दोनों आ चुके हैं। और दूसरे से सुनिएगा कि चुंडा अजमल आविया मांडू सूधक आग जोधा रणमल मारियो भाग से कहतो भाग, यानी कुंवर चुंडा और अजमल मेवाड़ से आग बबूले होकर आ गए हैं और उन्होंने रणमल को मार दिया है और जोधा
भाजी जाए तो भाज ले, निस्तन्न और मारेगा। तो ये जब जोधा और उनके जो अन्य जो मारवाड़ी समर्थक थे, उनके मारवाड़ी सहयोगी थे, यानी अब जोधा कौन, तो रणमल का पुत्र। जैसे ही जोधा को पता चलता है तो जोधा वहाँ से भागता है और ठेठ बीकानेर के पास एक गांव पड़ता है, बीकानेर में ही काहुनी गांव, वहाँ जाके थमता है। कौन, जोधा। तो यहाँ पे शानदार दोहा है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो दोहे में डोम ने क्या कहा कि चुंडा अजमल आविया मांडू सूधक आग, यानी चुंडा और साथ में कौन है, अजमल, दोनों मांडू से आ चुके हैं। और जोधा रणमल मरियो, भाग सके तो भाग, यानी जोधा रणमल या तेरा पिता है वो मारा जा चुका है, अगर तुम भाग सकता है तो भाग ले। तो और फिर जोधा क्या भागता है, बीकानेर के पास काहुनी गांव के पास जाके थमता है, ठीक है, या रुकता है, ठीक है। साथ में मैं अपनी भाषा बोलने ला रही हूँ, तो सॉरी मारकर पड़ गया। तो अब आता हुई सारी, यानी रणमल की हत्या 1438 में, बाद में जोधा वो चला जाता है काहुनी गांव। उसके बाद में लगभग कहते हैं कि 1438 से 1453 तक ये जोधा है वो मारवाड़ पर अधिकार करने का प्रयास करता रहता है, क्योंकि इधर मेवाड़ वालों ने अधिकार कर लिया था, किस पे, मारवाड़ पे। तो जोधा है, और जोधा के जो भाई वगैरह थे उन्होंने अधिकार कर लिया था। तो जोधा लगभग कहते हैं कि जोधा बहुत संघर्ष करता है, लगभग ये 15 साल संघर्ष करता है जोधा। और उसके बाद में 1453 में आवल बावल की संधि होती है, याद रखिएगा अब। यानी 1438 से लेके 1453 तक जोधा है वो इधर उधर भटकता फिरता है, और लास्ट में जाके हंसाबाई के कहने पर जो कुंभा है वो 1453 में, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, इसके बाद में यहाँ पे याद रखिएगा आवल बावल की संधि होती है। आवल बावल की संधि कब होती है, तो आपकी होती है 1453 में। और इस संधि किस किस के मध्य होती है, तो एक तरफ जोधा है, राव जोधा लिख सकता हूँ मैं, और एक तरफ कौन है, महाराणा कुंभा। इस संधि में क्या होता है कि मारवाड़ और मेवाड़ जो सीमा है उनका निर्धारण किया जाता है, यानी इधर वाला मारवाड़ इधर वाला मेवाड़। तो बीच में जो सीमा बाउंड्री बनती है वो आपकी सोजत पाली, यानी सोजत पाली आपकी बाउंड्री है। सोजत पाली के इस तरफ क्या है, मारवाड़ है, इस तरफ मेवाड़ है। और इस संधि के तहत ही जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया था, ठीक है। महाराणा कुंभा के पुत्र थे रायमल, उनसे जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कर दिया था। और श्रृंगार देवी चित्तौड़ में गोसुंडा बावड़ी का भी निर्माण करवाती है, ठीक है। याद रखिएगा आवल बावल की संधि किसके मध्य हुई थी, राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य। एक तरफ जो दोनों मारवाड़ मेवाड़ सीमा है उसका निर्धारण किया जाता है, सोजत पावली जो बाउंड्री रहती है, और राव जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर देता है, ठीक है। ये आवल बावल की संधि। अब एक आप जो लिखा हुआ है नागौर आक्रमण, ये घटना है 1456 की, 1456 की घटना है नागौर आक्रमण। तो नागौर आक्रमण ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा। मैंने आपको जब महाराणा मोकल पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि रामपुरा का युद्ध होता है, उसमें नागौर का फिरोज खां आता है और मोकल उसको हरा देते हैं। तो नागौर में शासक था फिरोज खां, ध्यान से सुनिएगा, फिरोज खां। और ये फिरोज खां है, इसकी हो जाती है मृत्यु। क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके एक पुत्र था और इसके एक भाई था। पुत्र था शमस खां, भाई था मुजाहिद खां। तो अब शमस खां और मुजाहिद खां के मध्य गद्दी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर क्या हो जाता है, उत्तराधिकारी संघर्ष हो जाता है, ठीक है। यानी उत्तराधिकारी संघर्ष किसके मध्य हो जाता है, शमस खां और मुजाहिद खां। शमस खां कौन है, तो फिरोज खां का पुत्र है, और मुजाहिद खां कौन है, फिरोज खां का भाई है। दोनों के मध्य गद्दी को लेकर, नागौर की गद्दी को लेकर युद्ध होता है। युद्ध क्या है, संघर्ष हो जाता है। और शमस खां कुंभा को सहायता करने के लिए बुलाता है, कौन, कुंभा। और कुंभा जब
कुंभा को कौन बुलाता है? समसका सहायता करने के लिए बुलाता है। तो कुंभा ने कहा सहायता कर दूंगा, बिल्कुल सहायता करने का काम है हमारा। तो लेकिन कुंभा ने शर्त रखी कि मैं आपको तुझे नागौर दिला दूंगा, लेकिन नागौर वाले किले की मरम्मत नहीं करेगा। समसका ने कहा ठीक, बिल्कुल मरम्मत नहीं करेंगे। तो इस बात पे कुंभा है वो समसका के साथ नागौर आता है। मुजाहिद खां बापड़ो कुंभा उड़ रजे का राणा साहब गलती होगी, पगाम पड़ गयो कुंभा, यानी राणा साहब गलती होगी, राणा जी माफ़ करियो। तो मुजाहिद खां तो उसके बाद में कहते हैं कि शासक शुष्क बनने की छोड़ ही देता है, यानी बनता ही नहीं है। और समसका यहाँ पे नागौर का शासक बन जाता है। किसकी सहायता से? कुंभा की सहायता ने कुंभा की सहायता से। शर्त कुंभा क्या रखता है कि तू नागौर की दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा। लेकिन समसका जैसे ही नागौर का शासक बनता है तो भाई साहब ज़्यादा ऊंचे आ जाते हैं और नागौर जो दुर्ग है उसकी मरम्मत करवाने लगता है। कुंभा की शर्त का उल्लंघन कर देता है। तो कुंभा इस पे कर देता है आक्रमण। जब कुंभा को पता चलता है, यानी जब समसका को पता चलता है कि कुंभा आक्रमण कर रहा है या आक्रमण कर दिया उसने, तो ये समसका चला जाता है गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के पास। कुतुबुद्दीन, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन के पास चला जाता है, गुजरात का शासक था। और मोगल जब शासन कर रहे थे उसमें गुजरात का शासक कौन था? अहमद शाह। तो अहमद शाह के बाद ये कुतुबुद्दीन ये बनता है शासक, और समसका चला जाता है इसके पास। और ये दोनों यहाँ भी ये भी कहा जाता है कि समसका अपनी पुत्री का विवाह जो गुजरात का राजा कुतुबुद्दीन था उसके साथ कर देता है। और उसके बाद में कहते हैं कि जो समसका और जो कुतुबुद्दीन है दोनों संयुक्त सेना लेके कुंभा के विरुद्ध आते हैं और यहाँ पे कुंभा इन दोनों को हराता है। कुंभा समसका को भी हराता है और गुजरात के कुतुबुद्दीन को भी हराता है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो मेवाड़ और गुजरात जो संघर्ष है उसका सूत्रपात कहाँ से हुआ? तो हम कह सकते हैं कि जो नागौर वाला उत्तराधिकारी जो संघर्ष था उसको लेकर के मेवाड़ और मालवा में जो संघर्ष की शुरुआत हुई थी, ठीक है। मेवाड़ गुजरात जो संघर्ष की शुरुआत है वो किस कारण हुई थी? तो ये नागौर का जो उत्तराधिकारी संघर्ष है। तो याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। नागौर का जो शासक था वो था फिरोज खां। फिरोज खां की मृत्यु के बाद फिरोज खां के भाई और पुत्र में दोनों में उत्तराधिकारी संघर्ष के लिए लड़ाई हो जाती है। समसका चला जाता है कुंभा के पास। कुंभा इस शर्त पर समसका की सहायता करता है कुंभा कि तुम्हें नागौर दुर्ग की मरम्मत नहीं करवानी है। लेकिन समसका वो शासक बनने के बाद शर्त का उल्लंघन करते हैं। कुंभा इस पर आक्रमण करता है। समसका भाग के जाता है गुजरात के कुतुबुद्दीन के पास। कुतुबुद्दीन और समसका दोनों की संयुक्त सेना को कुंभा हराते हैं। तो इतनी बातें हमने कर ली। तो ये था नागौर आक्रमण या नागौर का जो उत्तराधिकारी संघर्ष जिसने मेवाड़ गुजरात जो संघर्ष था उसका सूत्रपात किया, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं चंपानेर की संधि। अब मैंने आपको बताया था कि सारंगपुर के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट को हराया था किसने? महाराणा कुंभा ने। और अभी नागौर के युद्ध में गुजरात का जो कुतुबुद्दीन था उसने मुंह की खाई। तो अब ये दोनों 1456 में कौन मालवा का महमूद खिलजी फर्स्ट और इधर गुजरात का कुतुबुद्दीन दोनों करते हैं संधि और दोनों योजना बनाते हैं। इधर महमूद खिलजी का जो प्रतिनिधि था, यानी जो इधर गुजरात वालों के साथ संधि कर रहा था, वो था ताज खां। तो अब दोनों ये संधि बनाते हैं, संधि करते हैं। और इसमें संधि में क्या करते हैं? ये दोनों योजना बनाते हैं। ये कहते हैं कि हम मुस्लिम भाई हैं और वो कुंभा हम दोनों को हरा रहा है भाई साहब, तो क्या किया जाए? एकले से तो पार नहीं पड़े, मिलके क्या युद्ध किया जाए और कुंभा को हराया जाए। तो दोनों ने संधि की। कौन सी संधि की? चंपानेर की। कब की? 1456 में। और इधर मालवा का महमूद खिलजी फर्स्ट और गुजरात का कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी का जो प्रतिनिधि था ताज का, दोनों ने संधि की। संधि में कहा गया कि दोनों संयुक्त मिलकर आक्रमण करेंगे और जो मेवाड़ का दक्षिणी भाग है वो तो कहते हैं कि तुम रख लेना गुजरात वालों, और जो बाकी बचा जो अन्य जो बाकी क्षेत्र है वो मालवा वाले रख लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे संधि की कुछ जो शर्तें थी या इन दोनों की जो संधि की शर्तें थी। इस बात पे जब ये संधि होती है तो उसके बाद में दोनों आक्रमण करते हैं। कौन? मालवा वाला महमूद खिलजी फर्स्ट और गुजरात वाला कुतुबुद्दीन दोनों मिलकर आक्रमण करते हैं, ठीक है। और इस समय जब कहते हैं कि
ध्यान से देखिएगा। इधर ये मैं मेवाड़ बना रहा हूँ, इधर आप सभी जानते हैं गुजरात है, इधर मालवा है। तो गुजरात वाले इधर आएंगे मेवाड़ पे, तो ये लगभग सिरोही से होकर आएंगे। उसमें ये सिरोही भी जी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। तो उसमें सिरोही का जो शासक था वो था सहसमल देवड़ा। ये कौन था? ये सिरोही का शासक था। तो इसने इधर से गुजरात वाले जो कुतुबुद्दीन था उसको घुसने दिया, ठीक है, या हम कह सकते हैं एक प्रकार से सहायता की। और इधर मालवा वाला आया और दोनों ने अटैक किया और बदनौर का युद्ध होता है 1457 में। ये संधि करने के बाद 57 में ये आक्रमण होता है, बदनौर का युद्ध होता है। ये बदनौर आपका स्थान पड़ता है भीलवाड़ा में, और एक तरफ कौन है? महाराणा कुंभा, और एक तरफ है मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना। इस युद्ध में महाराणा कुंभा भाई साहब खतरनाक मालवा और गुजरात दोनों को हरा देता है। कौन? महाराणा कुंभा। और इस बात पे हम कहते हैं कि जो मुस्लिम सुल्तान है उनको हराने वाला कोई हिंदू सुल्तान है, वो तो हमारा कौन है? महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा इस युद्ध के बाद, या कह सकते हैं इनको उपाधि दी जाती है हिंदू सुल्तान की, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा महाराणा कुंभा की उपाधि है हिंदू सुल्तान, याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने 2 मुस्लिम सुल्तानों को हराया। इस कारण जो ये हिंदुओं में कोई सुल्तान है मुस्लिम सुल्तानों को हराने वाला, तो वो कौन है? महाराणा कुंभा, हिंदू सुल्तान। याद रखिएगा हिंदू सुल्तान है, महाराणा कुंभा है। और जो महाराणा सांगा है वो हिंदू पथ है, जबकि हिंदू बादशाह है वो कौन है? मालदेव है। तो तीनों बातें याद रखिएगा। अब देखिएगा, मैंने आपको कहा कि बदनौर भीलवाड़ा का जो युद्ध होता है 1457 में, दोनों मालवा और जो गुजरात की सेना को कौन हराता है? कुंभा हराता है। और इसमें जब ये इधर से अटैक कर रहा था गुजरात वाला, तो सहायता किसने की? सिरोही वाले सहसमल ने। तो सहसमल देवड़ा को जब इसने गुजरात वाले कुतुबुद्दीन की सहायता की, तो कुंभा ने इस पर अटैक किया। और कुंभा ने किसको भेजा? नरसिंह डोडिया को। क्या बेरो ये नरसिंह डोडिया आपका डोडा पोस्ट खाता होगा, इस कारण नाम ही इसका डोडिया है, ठीक है। तो नरसिंह डोडिया के नेतृत्व में कुंभा सिरोही पर सेना भेजता है और सहसमल देवड़ा को हराता है और यहाँ पे सिरोही विजय कर लेता है। तो ये थे महाराणा कुंभा के विजय अभियान। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल वाली क्लास में हम महाराणा जो कुंभा है उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ और जो उनकी साहित्यिक रचना है और उनके जो दरबारी विद्वान हैं और उनके जितने भी टाइटल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।